अब सामान्य अध्ययन पूर्व के 600 अंक के बजाय 1000 अंक का हो गया है। वैकल्पिक विषय पूर्व में 2 थे, अब सिर्फ एक वैकल्पिक विषय उम्मीदवारों द्वारा चुना जाना है, जो कुल 500 अंकों का होता है। उल्लेखनीय है कि मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को आयोग द्वारा परीक्षा के अंतिम चरण यानी साक्षात्कार में बुलाया जाता है। साक्षात्कार सिविल सेवा का अंतिम किंतु महत्वपूर्ण पड़ाव साक्षात्कार है। इसका उद्देश्य उम्मीदवार के ज्ञान का आकलन करने से अधिक उसके व्यक्तित्व की मौलिकता, विशिष्टता तथा उसके परिवेश के प्रति उसकी सजगता को जांचना परखना है। साक्षात्कार के लिए जरूरी है कि आपका व्यक्तित्व व दृष्टिकोण संतुलित एवं व्यवहारिक हो। उम्मीदवार की ईमानदारी, सजगता, जागरूकता तथा अभिव्यक्ति शैली आदि साक्षात्कार बोर्ड को प्रभावित करते हैं। साक्षात्कार सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम चरण होता है। इसमें उम्मीदवारों के बायोडेटा, उनके ऐच्छिक विषय, अभिरुचियों तथा सामयिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 30-35 मिनट तक चलने वाले साक्षात्कार को काफ़ी अच्छा माना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2013 से मुख्य परीक्षा की पद्धति एवं पाठ्यक्रम के साथ साथ साक्षात्कार के अंकों में भी बदलाव किया है। पहले साक्षात्कार 300 अंकों का होता था, अब इसे घटाकर 225 अंकों का कर दिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि साक्षात्कार में आपके ज्ञान से ज़्यादा उसकी प्रस्तुति, आपके आत्मविश्वास एवं महत्वपूर्ण मामलों पर आपके विचारों की परख होती है। परिस्थिति जन्य प्रश्नों का विश्वासपूर्वक उत्तर इस चरण में आपकी सफलता को और पुख्ता करता है। साक्षात्कार में अंतिम रूप से चयनित आवेदक अपने अंक और वरीयता के हिसाब से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस तथा अन्य केंद्रीय सेवाओं ए और बी ग्रुप के लिए चुने जाते हैं। सेवा के अवसर। एक सक्षम एवं सुदृढ़ सिविल सेवा प्रणाली देश के विकास के लिए अनिवार्य है, क्योंकि सिविल चुनौतियां जो कि एक सिविल सेवा के सम्मुख सेवा काल में आती रहती हैं, ही इस सेवा को भारत की सर्वोच्च एवं प्रतिष्ठित सेवा बनाती हैं। भारत की सर्वोच्च सेवा होने के कारण इससे जुड़ी प्रतिष्ठा एवं विविध चुनौतियां इस सेवा को और अधिक आकर्षक, सुरक्षित और चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। ये संवैधानिक ढांचे के अंदर पावरफुल और सामाजिक सेवा से जुड़ी हुई नौकरी है, जहां स्थिरता है और खतरे भी कम हैं। कोचिंग की भूमिका। कोचिंग की भूमिका सपोर्टिंग है। कोचिंग आपके व्यक्तित्व में निखार ला सकती है, लेकिन केवल कोचिंग ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए पर्याप्त नहीं है। परीक्षा का माध्यम। जब से सीसेट का कॉन्सेप्ट आया है, हिंदी व स्थानीय भाषी विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ना मजबूरी हो गया है, लेकिन अंग्रेजी पढ़ने और लिखने वाले उच्च वर्गीय लोग ही सिविल सेवा में सफलता पा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। खासकर साक्षात्कार को लेकर ऐसा ज़्यादा कहा जाता है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी के लिए अधिकतर सामग्री अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। हालांकि हिंदी और स्थानीय भाषा माध्यम के उम्मीदवार भी समान रूप से सफल हो रहे हैं। हाल ही के वर्षों में हिंदी माध्यम के परिणाम में काफ़ी वृद्धि हुई है। हिंदी माध्यम के प्रतियोगियों ने उच्च रैंक भी प्राप्त किया है। आवेदन कैसे करें? परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए 50 रुपये फीस के रूप में एसबीआई की किसी भी शाखा में नकद या नेट बैंकिंग से क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए भी भुगतान कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदक को 100 रुपये केंद्रीय भर्ती शुल्क टिकट द्वारा जमा कराने होते हैं। एससी, एसटी, महिला या विकलांग उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना पड़ता। सिविल सेवा में जाने के इच्छुक प्रतिभागी को अपनी स्नातक या कोई अन्य डिग्री हासिल करने के बाद पूरी तरह से इस परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग अमूमन
फरवरी में प्रारंभिक परीक्षा के लिए सूचना जारी करता है। आयोग विभिन्न सेवाओं के लिए लगभग दर्जन भर परीक्षाओं का आयोजन करता है, जैसे भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, भारतीय आर्थिक और सांख्यिकी सेवा, भूगर्भ सेवा, विशिष्ट श्रेणी रेलवे प्रशिक्षु सेवा, संयुक्त चिकित्सा सेवा, केंद्रीय पुलिस सेवा, संयुक्त रक्षा सेवा, राष्ट्रीय रक्षा सेवा। पद और पदाधिकार। सिविल सेवाएं विश्व को फ्रांस की देन है। भारत में इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1885 में हुई। ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल सेवा के अधिकारियों को व्यापक अधिकार प्राप्त थे और उनका मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, न्याय करना तथा करों का एकत्रण था। आज का सिविल सेवक एक प्रजातांत्रिक ढांचे में कार्य करता है, जिसका मुख्य कार्य विकास तथा प्रगति है। यदि हम पदों की बात करें तो भारत में राजनीतिज्ञों द्वारा सर्वोच्च पद धारित किए जाते हैं। उनके पश्चात सचिवों का स्थान आता है, जो कि IAS अधिकारी होते हैं। यदि शिखर पर प्रधानमंत्री या मंत्री हैं तो दूसरा स्थान सिविल सेवकों का होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय सिविल सेवा ICS की समरूप उत्तराधिकारी है। सरकार ने पुरानी औपनिवेशिक सेवाओं ICS और IP की स्मृति को जीवित रखने हेतु उनके ही समानांतर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को लागू किया, जिसने ICS और IP की जगह ली। दोनों के बीच फर्क सिर्फ इतना था कि ICS और IP को साम्राज्यवादी ताकत ने लागू किया था और IAS तथा IPS को लागू करने वाली स्वतंत्र भारत की पहली सरकार थी। जैसे ही भारत में प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था प्रगतिशील और सुदृढ़ होने लगी, जिसका मंत्र हस्तांतरण और विकेंद्रीयकरण था, तो सिविल सेवाओं की संरक्षण देने वाली भूमिका में भी बदलाव आया। नीतियों का निर्माण और निर्णय लेने का कार्य धीरे धीरे चुने गए प्रतिनिधियों पर जाने लगा। यद्यपि सिविल सेवा का निडर होकर सलाह देने का कार्य जारी रहा, किंतु उनके द्वारा राजनीतिक रूप से तटस्थ होने तथा प्रशासनिक रूप से नीतियों के भली भांति कार्यान्वयन के कारण लोगों के कल्याण में वृद्धि हुई और वो अधिक सुरक्षित हुए। सिविल सेवा के अधिकारियों और राजनेताओं के बीच नए समीकरणों को गढ़ा जाना था और वर्ष 1967 तक ये हो गया था। महत्वपूर्ण भूमिका। प्रत्येक नीतिगत मामले में एक IAS अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरणतः संविधान के अनुच्छेद 77 के अंतर्गत केंद्र के तथा अनुच्छेद 166 के अंतर्गत राज्यों के कार्यकारी शासन के लिए उल्लेखित कार्य नियमों में मंत्रालय या विभाग के सचिव का ये कर्तव्य है कि वो उन नियमों का पालन सुनिश्चित करे। यदि मंत्री भी किसी नियम के विरुद्ध कोई आदेश देता है तो ये सचिव का कर्तव्य है कि वो मंत्री को ये बताए। फिर भी यदि मंत्री नियम विरुद्ध कार्य के लिए जोर डालता है तो फाइल मंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, जो भी स्थिति हो, उसके पास भेजी जाए। संविधान का भाग 14 सिविल सेवाओं को उनके खिलाफ मनमानी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करता है, जो दुनिया में किसी भी सिविल सेवा में नहीं है, यहाँ तक कि हमारे अपने सशस्त्र बलों में भी नहीं। संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं को व्यापक संरक्षण प्रदान करता है। बदले में राष्ट्र उनसे भ्रष्टाचार मुक्त होने, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को निडर होकर स्वतंत्र और सही सलाह देने, कर्मठता और निष्पक्षता से अपना कर्तव्य पूरा करने की दृढ़ता रखने, अपनी पेशेवर क्षमता को विकसित करने और भारत के लोगों की सेवा करने की अपेक्षा करता है। योग्यता के अनुसार काम मिले। IAS में एक मुख्य दोष ये है कि जिन स्थानों पर निर्णय लेने के लिए एक विशेष योग्यता की ज़रूरत होती है,
वहाँ उस क्षेत्र का ज्ञान नहीं होने पर भी वो निर्णय लेने के लिए बैठ जाते हैं। इसके कारण भारत में व्यावसायिक कौशल का विकास बुरी तरह प्रभावित होता है। कुछ मायनों में ऐसा इसलिए हुआ है कि आईएएस अधिकारी स्वयं ऐसे विभागों और पदों में घुस जाते हैं जहां उनके पास करने हेतु कोई काम नहीं होता है। एक आईएएस का स्वास्थ्य सेवाओं का आयुक्त होना या कृषि विभाग का संचालक होना एक हास्यास्पद बात है। इसी प्रकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या उद्योग में किसी आईएएस अधिकारी को प्रबंध संचालक क्यों होना चाहिए? ये तो एक बिजनेस मैनेजर का काम है। अब प्रश्न उठता है कि फिर आईएएस जैसी सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है? प्रबंधन और प्रशासन के बीच एक मौलिक अंतर है। प्रबंधन में चर राशि का एक दी गई श्रेणी में अनुमान लगाया जा सकता है और अपवाद और लचीलेपन के साथ एक रेखीय मॉडल बनाया जा सकता है। प्रशासन में प्रत्येक नागरिक स्वयं में एक चर राशि है और चर का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं एक अनिश्चित परिवर्तन का विषय है जो अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता भी शामिल है। एक प्रशासक को नियमों के ढांचे में काम करते हुए सत्तारूढ़ दल की विचारधारा और कार्यक्रमों के अनुरूप राजनीतिक प्रक्रिया में बाधा होने पर भी उसे गैर रेखीय मॉडल के साथ काम करना होगा, जहां उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। ये एक गैर तकनीकी व्यक्ति ही कर सकता है, जो प्रशासन में प्रशिक्षित और निपुण हो। एक तकनीकी रूप से प्रशिक्षित प्रबंधकीय मस्तिष्क इससे निपटने में शायद सक्षम नहीं होगा और इसके दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होंगे। इसीलिए हमें शासन चलाने के लिए प्रशासकों की आवश्यकता है और वो गैर तकनीकी ही होंगे जिन्हें व्यापक क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त हो। कार्य की व्यापकता। इस व्यवस्था में दूसरा दोष ये है कि आईएएस अधिकारियों का बार बार स्थानांतरण उन्हें किसी भी क्षेत्र में दक्षता हासिल करने से रोकता है। वास्तव में एक आईएएस अधिकारी का व्यापक विषयों, पदों और मुद्दों से जुड़ा होना इस सेवा की सबसे बड़ी ताकत है, न कि उसकी कमजोरी। शुरुआत के दिनों में एक आईएएस अधिकारी कानून व्यवस्था से लेकर मानवीय संबंधों तक की भिन्न भिन्न परिस्थितियों से निपटता है। मानवीय प्रबंधन से लेकर संकट प्रबंधन तक, सामाजिक मुद्दों से लेकर आर्थिक मुद्दों तक वो अपने काम पर परिस्थितियों का विश्लेषण करना सीखता है और उसका मस्तिष्क त्वरित व दृढ़ निर्णय लेने के अनुकूल हो जाता है। एक प्रशासक को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण करना होता है, चल संसाधनों और पूर्व निर्धारित योजनाओं की प्राथमिकताओं को देखना होता है, तब निर्णय लेना होता है या कार्य के सबसे अच्छे तरीके पर सलाह देनी होती है। सेना की भाषा में कहें तो प्रत्येक सेना का मुखिया अपनी बात को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है, किंतु तब रक्षा स्टाफ का प्रमुख ही प्राथमिकताओं के आधार पर आंतरिक दायित्वों को तय करता है और कार्यवाही की सीमाएं निर्धारित करता है। संयोग से ये काम मंत्रालय के एक आईएएस सचिव का या विभाग का कार्य है, जो आज के संदर्भ में इस सेवा को प्रासंगिक बनाता है। एक महान व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक सर्वसम्मत समन्वयक के रूप में। ऐसे में आईएएस अधिकारी निश्चित ही प्रत्येक क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ेंगे। आईएफएस, भारतीय विदेश सेवा। एक आईएफएस अधिकारी देश के बाह्य मामलों जैसे कूटनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंधों में संबंधित कार्यों को संपादित करते हैं। वो भारत की विदेश नीति के निर्माण तथा कार्यान्वयन में संलग्न होते हैं। आईएफएस अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ पद स्थापना राजदूतों या विदेश सचिव के रूप में होती है। राज्य सिविल सेवा। प्रखंड व तहसील के स्तर पर आने वाली समस्या का समाधान राज्य सिविल सेवा के अधिकारी करते हैं। अलग अलग राज्यों में इन्हें एसडीएम या एसडीओ के नाम से जाना जाता है।
एक्साइज अफसर, बीडीओ आदि राज्य सिविल सेवा से ही आते हैं। इनका चयन राज्य सिविल सेवा परीक्षा द्वारा होता है। राष्ट्र निर्माण में अगुवा। संविधान आदर्श प्रशासन की संकल्पना में सिविल सेवा के महत्व को रेखांकित करते हुए देश की पोर पोर में व्यवस्था बहाली की कुंजी प्रशासनिक अधिकारियों को देता है। विकास की कोई भी परियोजना हो, जन कल्याण का कोई भी मसौदा हो, प्राकृतिक आपदा के कितने भी कठिन क्षण हो, पहली प्रतिक्रिया प्रशासन की ओर से ही आती है। ऐसे में कहा जाए कि देश के विकास के कखहरे की शुरुआत सक्षम प्रशासन से होती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आत्मसंतोष। आपने अपने बचपन में अपने आसपास आपदाग्रस्त लोगों को देखा होगा। कई बार आपका दिल भी उनके दर्द को देखकर भर आया होगा, पर सवाल यही बाकी रहा कि उनकी दिक्कतें दूर कैसे की जाएं। भारतीय प्रशासनिक सेवा अब तक आपके मन के कोनों में पल रहे इस प्रश्न का वाजिब हल है। यहाँ काम करते हुए आप अपने समूचे अधिकारों का इस्तेमाल देशवासियों के कष्ट, उनकी रोज़ाना की परेशानियों को हल करने में कर सकते हैं। यहाँ अपने काम से मिले संतोष का कोई मुकाबला नहीं है। अखिल भारतीय सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा ये अखिल भारतीय सेवा कही जाती हैं, जबकि अन्य सेवाओं जैसे भारतीय राजस्व सेवा, सूचना सेवा को केंद्रीय सेवा कहा जाता है। अखिल भारतीय सेवा कर्मियों की भर्ती एवं प्रशिक्षण संघ सरकार द्वारा की जाती है तथा ये संघ व राज्य दोनों जगह पर अपनी सेवाएं देते हैं। अधिकारियों को कार्डर दिए जाते हैं जिसके मुताबिक वो विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं देते हैं। 24 राज्यों का अपना कार्डर है, लेकिन कुछ राज्यों के संयुक्त कार्डर भी है। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं केंद्र शासित प्रदेशों आदि में। सभी नागरिक सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा सर्वोच्च स्थान रखती है। लगभग 90 रिक्तियों में से हर वर्ष 50 या 60 लोगों को ही जो सफल घोषित किए जाते हैं, ये सेवा चाहे राज्य में हो या केंद्र में संपूर्ण प्रशासन की धुरी होती है। शुरुआत में अनुमंडल और जिलों में अपनी सेवाएं देने के बाद ये राज्यों के सचिवालय, विभागीय सचिव की भूमिका निभाते हैं। केंद्र में इनकी प्रतिनियुक्ति भी होती है, जहां ये मंत्रिमंडलीय सचिव के पद पर भी पहुंचते हैं। जहां तक इनके कार्यों का सवाल है तो ये लिखित से ज़्यादा अलिखित हैं। सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन, कानून प्रशासन, प्राकृतिक आपदा में फंडों का वितरण, प्रशासनिक समेत आदि अनेक कार्य आईएएस द्वारा संपादित किए जाते हैं। भारतीय वन सेवा। इस सेवा का सृजन सन 1966 में देश की प्राकृतिक वन संपदा के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशासनिक प्रशिक्षण के लिए लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक संस्थान मसूरी भेज दिया जाता है। इसके बाद उन्हें वन सेवा के अभिनव प्रशिक्षण के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन्य अकादमी देहरादून भेजा जाता है। अकादमिक प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थियों को फील्ड प्रशिक्षण के लिए राज्यों में 1 वर्ष के लिए भेजा जाता है। भारतीय वन सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को परिवेक्षाधीन अवधि 3 साल की होती है और इस अवधि में वो सहायक वन संरक्षक के पद पर कार्य करते हैं। इस समूची अवधि और 4 वर्ष तक कनिष्ठ पद पर कार्यरत रहने के बाद अधिकारियों को वरिष्ठ पद एवं वेतनमान दिया जाता है और वो सहायक वन संरक्षक अनुमंडल वन अधिकारी के पद पर कार्य करते हैं। भारतीय वन सेवा में रैंक इस प्रकार हैं: परिवेक्षाधीन अधिकारी, सहायक वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक। प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पद किसी राज्य में वन सेवा अधिकारी का सर्वोच्च पद है। वन महानिदेशक केंद्र में सर्वोच्च पद है।
इस पद पर राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक को चुना जाता है। भारतीय राजस्व सेवा। भारतीय राजस्व सेवा केंद्रीय सेवाओं में से एक है। इस सेवा के अधिकारी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करते हैं, जो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए जिम्मेदार होता है। भारतीय राजस्व सेवा की दो शाखाएं हैं, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क तथा आयकर। दोनों शाखाओं पर दो वैधानिक संस्थाओं, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नियंत्रण एवं निर्देशन किया जाता है। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी सहायक आयुक्त के पद से अपनी सेवा की शुरुआत करते हैं और सामान्यतः वो मुख्य आयुक्त के पद तक पहुंचते हैं। इस सेवा के सबसे वरिष्ठ सदस्य केंद्रीय प्रत्यक्ष कर, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा उत्पाद एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण एवं आयकर अपील न्यायाधिकरण के प्रमुख के पद पर पहुंचते हैं। IRS भारतीय राजस्व सेवा केंद्रीय सेवाओं में से एक है। ये सेवा या इसके अधिकारी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करते हैं। अधिकारियों को राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अकादमी नागपुर में प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय पुलिस सेवा। भारतीय पुलिस सेवा या IPS 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। नियुक्ति के बाद इन्हें राज्य या काडर दिए जाते हैं, जहां जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में इन्हें 2 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद उन्हें सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में 3 स्टार का बैज प्रदान किया जाता है। इसके बाद की पदोन्नति इस प्रकार है: पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक। ये राज्य के पुलिस बल का मुखिया होता है। समय के साथ साथ भारतीय सेवाओं के उद्देश्यों और कार्य पद्धति में काफ़ी परिवर्तन आया है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी खुफिया ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषण संस्थान, केंद्रीय जांच ब्यूरो, अपराध अनुसंधान विभाग इत्यादि में भी अपनी सेवाएं देते हैं और इनके प्रमुख पदों पर इन अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता है। भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS में चयन सिविल सेवा परीक्षा द्वारा होता है। इस पद की समाज में प्रतिष्ठा को देखते हुए देश के लाखों युवाओं के बीच इसके प्रति जबरदस्त आकर्षण है, जिसकी वजह से देश के लाखों युवा इस परीक्षा में शामिल होते हैं। लेकिन अंतिम चयन में कुछ मेहनती और प्रतिभाशाली उम्मीदवार ही स्थान बना पाते हैं। भारतीय पुलिस सेवा में उम्मीदवार का चुनाव परीक्षा में उसके अंक और उसके द्वारा दी गई पदों की वरीयता के हिसाब से होता है। इस सेवा के साथ चुनौतियां और उत्तरदायित्व जुड़े हुए हैं। इसीलिए संघ लोक सेवा आयोग ऐसे उम्मीदवार का चुनाव करता है जो इस सेवा के अनुकूल हों। IPS में चुने हुए उम्मीदवार का प्रशिक्षण सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में होता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उम्मीदवार को जो राज्य कैडर दिया जाता है, उस राज्य के किसी जिले के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में 1 साल का कार्य प्रशिक्षण लेना होता है। इसके बाद सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में 2 वर्ष तक कार्य करना होता है। सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए अधिकारी का उत्तरदायित्व पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष होता है। सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए उसके अपने वरीय अधिकारियों पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक के प्रति जवाबदेही होती है। पदोन्नति द्वारा IPS अधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक से पुलिस महानिदेशक पद तक पहुंच सकता है। पुलिस महानिदेशक राज्य पुलिस बल का मुखिया होता है। साथ ही IPS अधिकारी
प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार के खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई में जाते हैं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में कानून व व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस बल की विशेष जिम्मेदारी है। इन शहरों में पुलिस अधिकारी को सहायक पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यानी डीसीपी, संयुक्त पुलिस आयुक्त और पुलिस आयुक्त यानी सीपी कहा जाता है। पुलिस आयुक्त इन शहरों के पुलिस बल का प्रमुख होता है। आईएएस परीक्षा। अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस का सर्वोच्च स्थान है। प्रत्येक वर्ष करीब 1000 रिक्तियों में से वही उम्मीदवार आईएएस के लिए चुने जाते हैं जिनका रैंक 100 के नीचे रहता है। आईएएस अधिकारी सरकार में महत्वपूर्ण ओहदों पर कार्य करते हैं। प्रारंभिक चरण में नियुक्ति के तुरंत बाद इन्हें अनुमंडल या जिलों में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद पदोन्नत होकर ये राज्यों में विभागीय सचिव के पदों तक पहुंचते हैं। प्रारंभिक चरण में नियुक्ति के बाद तुरंत इन्हें अनुमंडल या जिलों में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद पदोन्नत होकर ये राज्यों में विभागीय सचिव के पदों तक पहुंचते हैं। एक आईएएस अधिकारी अपनी संपूर्ण सेवा अवधि का लगभग आधा समय राज्यों में बिताता है। उसके बाद वो केंद्र में अपनी सेवाएं देता है। राज्य में सर्वोच्च पद मुख्य सचिव का होता है, जिस पर आईएएस की ही नियुक्ति होती है, जबकि केंद्र में कैबिनेट सचिव की। कैबिनेट सचिव संपूर्ण भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। आईएएस अधिकारी देश के नीति निर्माता तथा कार्यान्वयनकर्ता होते हैं। वो सरकार का विभिन्न देशों या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व करते हैं। वो सरकार के बदले संधियों पर हस्ताक्षर के लिए अधिकृत होते हैं। जब वो जिला स्तर पर कार्य करते हैं तो लोकप्रिय रूप में डीएम, कलेक्टर, जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट इत्यादि नामों से पुकारे जाते हैं। वो जिला स्तर के सभी कार्यों के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी होते हैं, चाहे वो विकास कार्य हो या कानून व्यवस्था या आपदा प्रबंधन। सचिवालयों में ये उप सचिव, अवर सचिव, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव इत्यादि के दायित्व निभाते हैं। आईएएस अधिकारी के रूप में इनकी सर्वश्रेष्ठ पदस्थापना प्रधानमंत्री तथा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रधान सचिव के रूप में होती है।